जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो बी आर अम्बेडकर का नाम आ जाता है। क्या बी आर अम्बेडकर का इतना बड़ा रोल था कि संविधान को डायरेक्ट बी आर अम्बेडकर से रिलेट कर दिया जाता है? और बाकी 379 मेंबरों क्या जो संविधान सभा में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयपाल सिंह, एन जी रंगा, ऐसे कई सारे सोशलिस्ट लीडर वहां पर संविधान सभा में थे। पर जब भी बी आर अम्बेडकर की बात आती है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा रिलेट क्यों कर दिया जाता है? इसके बावजूद भी कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। हमें समझना होगा कि किस प्रक्रिया से ये चीजें आगे बढ़ी। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में संविधान कैसे आगे बढ़ा, संविधान सभा के संदर्भ में संविधान कैसे आगे बढ़ा, और किस मूल कर्तव्यों पे को त्याग कर संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरीके से संविधान सभा आगे बढ़ा, और क्या क्या इसके प्रोस थे, कॉन्स थे, और किस तरीके से संविधान आगे बढ़ा, हम देखेंगे इसी वीडियो में। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने दिनों में संविधान बना, कितने लोग थे संविधान सभा में, और कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसको शुरू करके फिर हम एक बार बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में संविधान क्या है इसको आगे बढ़ा के फिर बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी समझकर पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया जाता है, जिसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, जिससे संविधान सभा की मूल नींव जो है उसको लेकर आगे उस पर नियम बनेंगे, संविधान बनेगा। संविधान अलग अलग देशों की कुछ कुछ चीजों को मिलाकर बना हुआ है। जिस देश का कुछ चीजें अच्छी थी उसको लिया गया, जो हमारे लिए सुटेबल हो सकती थी उसको लिया गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि अंग्रेजों का था, उसमें 176 आर्टिकल थे, जिसमें से 150 आर्टिकल एज इट इज हमारे संविधान में ले लिए गए थे, क्योंकि वो हमारे लिए सुटेबल थे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो दूसरे देश अमेरिका का था, उसको एज इट इज यहाँ ले लिया गया। और भी कई सारी चीजें थी। संविधान सभा में टोटल 379 मेंबर थे, और भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 299 मेंबर बचे और बाकी के पाकिस्तान चले गए। और यह संविधान बनने की प्रक्रिया 2 साल 11 महीने 18 दिन चली, जिसमें 11 सेशंस हुए, 165 दिन ये सेशंस चले। और फिर कई सारी प्रक्रियाओं के बाद, कई सारी चीजों को लेने के बाद, कई सारी चीजों पे बहुत तगड़ी डिबेट होने के बाद फिर ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो जाता है। कुछ चीजें जो पहले की थी, जिसमें बी आर अम्बेडकर और गांधी जी से झड़प भी हो गई थी पूना पैक्ट के दौरान, जिसमें बी आर अम्बेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी कि दलितों को एक अलग राज्य दे दिया जाए, पर गांधी जी ने उन्हें यह कहते हुए अपोज कर दिया कि जरूरत है भारत के दलितों को अपने भारत के नॉर्मल पॉपुलेशन में मिलाने की, ना ही उन्हें अलग करने की, जिससे वो लोग उनसे और दूर हो जाएं और उन्हें और अलग और सेपरेट रख दे, जिससे केवल वो अपने खाने और उगाने पर ही ध्यान दे पाए, बल्कि कुछ रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में और भारत के संसद में, विधायक में, विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे वो आसानी से भारत की पॉपुलेशन में मिक्स हो पाए। और वो काम हुआ है। 379 मेंबर थे, 299 आए और 284 ने साइन किया। बीच के जो कुछ मेंबर थे, तबियत खराब होने के कारण या मृत्यु हो जाने के कारण वो संविधान सभा के लास्ट प्रीसीडिंग में साइन नहीं कर पाए। और ऐसे ही संविधान सभा आगे बढ़ा और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। और हम समझेंगे अब बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में संविधान क्या है और क्या क्या परिश्रम बी आर अम्बेडकर ने झेला है। इतना ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद, इतना ज्यादा डिग्री होने के बावजूद, जो दलित इतना ज्यादा सप्रेस हुए, और बी आर अम्बेडकर एक पॉपुलर लीडर के रूप में आ गया है, जो कि विश्व को, अपने भारत को आगे बढ़ाने में एक मूल भूमिका तय करते हैं। अब हम देखेंगे बी आर अम्बेडकर के संघर्ष के बारे में। तो उनके पैदा होने तक से पढ़ने के बाद, भारत को आजादी कराने में एक अहम भूमिका निभाने के बाद क्या था उनका संघर्ष, और क्या थी उनकी राजनीतिक रास्ते, पढ़ाई के रास्ते, और भी विभिन्न चीजें। और ये हम बी आर अम्बेडकर के स्वयं के ऑटोबायोग्राफी से उठाए हुआ है। बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महानावक गांव में हुआ। 1891 में इनका जन्म हुआ और 2 साल बाद ही इनके पिता, जो कि मध्य प्रदेश के कैंटोनमेंट एरिया में सर्व करते थे, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद ये लोग महाराष्ट्र अपने नेटिव विलेज आ गए। और उसके बाद धन का अभाव होने के कारण उनको उनके मित्रों ने किसी और जगह जॉब दिला दी। बी आर अम्बेडकर धीरे धीरे बड़े हो गए और समाज को देखकर ये समझने लगे थे कि कुछ किसी न किसी वजह से उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। और एक बार इसी तरीके से वह अपने पिताजी से मिलने गोरेगांव ट्रेन से गए। उनके पिताजी ट्रेन से स्टेशन पर आने वाले थे, पर किसी कारणवश आ नहीं पाए, और उनके कपड़े और सब कुछ साफ होने के कारण स्टेशन मास्टर उनकी तरफ आया और कुछ उनसे पूछे। इससे पहले बी आर अम्बेडकर ने उनको अपना जात दलित बता दिया
और स्टेशन मास्टर के हाव भाव ही बदल गए। स्टेशन मास्टर तुरंत वहां से चला गया और ये बात पूरे स्टेशन पर फैल गई। और इसके बात के फैल जाने से कोई बुलक कार्ट वाला भी बी आर अम्बेडकर को ले जाने के लिए तैयार न था। फिर बी आर अम्बेडकर को बुलक कार्ट खुद चला के जानी पड़ी और उसका दुगना पैसा पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद अब हम बात करेंगे बी आर अम्बेडकर के शिक्षा के बारे में। बी आर अम्बेडकर शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनके टीचर्स भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। उनके एक अपर कास्ट के टीचर्स थे कृष्णा जी केशव अम्बेडकर, जिनसे उनको अम्बेडकर कास्ट मिला। वो इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे और सारे टीचरों के कहने पर ही उनके पिताजी उन्हें मुंबई पढ़ने के लिए ले गए। और उनकी पढ़ाई अच्छी होने के कारण वहां पे उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और शायद ही कोई भी दलित कास्ट का व्यक्ति होगा जिसने आज उस समय तक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की होगी। उसके बाद उनके पिता राम जी के पास इतना पर्याप्त धन नहीं था कि वो उन्हें आगे पढ़ा पाए। फिर उनके किसी परिचित ने बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को रिकमेंडेशन भेजी और साहू जी महाराज के द्वारा मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट की गई और उस मंथली स्कॉलरशिप से उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया। और फिर बड़ौदा के राजा गायकवाड़ ने एक स्कीम निकाली जिसमें से बेहतरीन स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी बाहर जाके पढ़ने की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बड़ौदा वापस आकर 10 साल के लिए सर्व करेंगे। और उसमें अम्बेडकर भी चयनित हुए। अम्बेडकर यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की, फिर लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट और ज्यूरिस्ट की डिग्री भी हासिल की। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट की थी। और ये सब करने के बाद वो इंडिया वापस आए, बड़ौदा में एज ए सेक्रेटरी के पोस्ट पर आए। और इतना सब योग्यता होने के बाद भी उन्हें दलित की तरह ही ट्रीट किया जाता था। फाइलें उनके टेबल पे फेंक दी जाती थी, उन्हें कोई पानी भी नहीं देता था। रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। फिर उन्हें कहीं रहने के लिए होटल में जगह नहीं मिलती थी और अपना कास्ट छुपाने के बाद उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में जगह मिलती है। और कुछ दिनों बाद एक टुकड़ी डंडा लाठी लेके उनके गेस्ट हाउस पहुंच जाती है, पारसी गेस्ट हाउस पहुंच जाती है और यह करके आरोप लगाने लगती है कि उन्होंने उस गेस्ट हाउस को पॉल्यूट कर दिया। फिर वो वहां से वापस आते हैं और वो नौकरी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो बॉम्बे आकर इन्वेस्टमेंट बताने का बिजनेस शुरू करते हैं और उनकी जात के बारे में पता लगने के बाद वो बिजनेस भी ठप हो जाता है। फिर 1918 में वो एक स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं और वो एक बेहतरीन टीचर के नाम पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। और उसी समय वो एक मराठी न्यूज़पेपर भी पब्लिश कर चुके थे जो दलितों और पिछड़ों की आवाज बनी। ढेर सारे सोशल कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लोगों से जुड़ते थे, अपनी बातों को रखते थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब जरूरत है बदलाव की, सबको इक्वली ट्रीट करने की। और उन्होंने महार सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दलितों की आवाज को और आगे बढ़ाया।